नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। नीचे दिए गए चारों में से क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फसलों का जो इकोसिस्टम होता है। तो चलिए चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ए है एब्सेंस ऑफ वीड, बी है इकोलॉजिकल सक्सेशन, सी है एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म एंड डी है लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे, जो रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम। तो क्रॉपलैंड जो होता है हमारा मैन मेड इकोसिस्टम है। और पढ़ेंगे क्रॉपलैंड इकोसिस्टम इज एन आर्टिफिशियल और मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन फॉर देयर मैक्सिमम बेनिफिट, देयरफॉर दे हैव लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। जब भी हम फसल लगाते हैं तो एक ही तरीके की फसल होती है, यानी अगर गेहूं की फसल लगाई गई तो सारे पौधे होते हैं वो गेहूं के ही होते हैं, कोई और तरह का पौधा उसके बीच में नहीं लगाया जाता। इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है बहुत कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। इकोसिस्टम टर्म जो थी वो किसने कॉइन की, यानी किसने दी। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए है ई हैकल, बी है ई वॉल्मिंग, सी है ईपीओडम और डी है ए जी टेंसले। तो ये देखते हैं हम, जो मैंने अपना रेफरेंस दिया हुआ इसको पढ़ेंगे हम। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय ए जी टेंसले इन 1935। ए जी टेंसले नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इकोसिस्टम टर्म दी थी 1935 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है डी ऑप्शन हमारा ए जी टेंसले हो जाएगा, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अलग अलग स्पीशीज़ का डिफरेंट लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स पे किसी बायोटिक कम्युनिटी के अंदर, उसको क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए है जोनेशन, बी है पिरामिड, सी है डाइवर्जेंस और डी है स्ट्रैटिफिकेशन। तो अब अपने एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। इसके अंदर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। तो जो हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन जिस लाइन में पूछ रहा है वही लाइन हमारी एनसीईआरटी बता रही है कि उस चीज़ को कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटिफिकेशन है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो स्ट्रैटिफिकेशन है, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। लिविंग मटेरियल का जो मास होता है एक किसी ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एक किसी समय पे, उसको क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन हमारे पास। ए है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बी है स्टैंडिंग क्रॉप, सी है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड डी है स्टैंडिंग स्टेट। तो अब अपने एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। इसके अंदर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। ईच ट्रॉपिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। यानी जो हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट जिस लाइन से पूछ रहा है वही लाइन हमारी एनसीईआरटी में लिखी गई है। जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्ट लाइनें दी जाती है हमारी एनसीईआरटी उठा के, तो यही चीज़ है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। स्टैंडिंग क्रॉप हमारा बी ऑप्शन है, उसको मार्क कर दिया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस से, उसके रेट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे। ये प्रोडक्टिविटी का रेफरेंस पैराग्राफ है एनसीईआरटी का। इसके अंदर जो रेड से अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उस चीज़ को कहा जाता है जो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की वजह से, उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी हमारी दो तरीके की हो जाती है। एक हो जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, होती हो जाती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस से निकलता है, उसके अंदर से जो जब रेस्पिरेटरी लॉसेज माइनस कर देते हैं तो वो हो जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि रेस्पिरेशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है इसके अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किस चीज़ को कहते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय किसके द्वारा, नया ऑर्गेनिक मैटर किसके द्वारा बनाया जाता है, जिसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो चार ऑप्शन हमारे पास। ए है कंज्यूमर, बी है डिकम्पोजर, सी है प्रोड्यूसर और डी है पैरासाइट्स। तो अब एनसीईआरटी पैराग्राफ की तरफ जाएंगे।
जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ एनसीईआरटी के अंदर उसको पढ़ेंगे, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो एनसीईआरटी कहती है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो हमारी होती है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन, नया ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन के रेट को जो कंज्यूमर्स द्वारा बनाया जाता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की लाइन यही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है कि कंज्यूमर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बी एक और ए ऑप्शन हमारा कंज्यूमर है, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2012 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड। रैबिट के द्वारा जो ग्रासलैंड के अंदर नया ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए है नेट प्रोडक्टिविटी, बी है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और डी है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले रैबिट जो हमारा है वो आता है हमारा कंज्यूमर्स के अंदर, तो ये हमें पता चल गया। इसके बाद अगली बात जो है, जब एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे उसके अंदर जो मैं रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स जो हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी नया ऑर्गेनिक मैटर के जो फॉर्मेशन करते हैं कंज्यूमर्स, उसके रेट को कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो रैबिट हमारा कंज्यूमर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बी ऑप्शन हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब। नीचे दिए गए चारों प्रोसेस जो होते हैं डिकम्पोजिशन के दौरान, उसमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। तो देखते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में क्या कहता है एनसीईआरटी। जो ग्रीन से है वो कैटाबॉलिज्म के बारे में है। लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एन एरोबिक कंडीशन। एनसीईआरटी क्या कहता है। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड्स डेट्रेटस सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो ये लास्ट स्टेप नहीं होता है और फुल्ली एरोबिक कंडीशन के अंदर होता है। लीचिंग की बात होता है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन राइज टू टॉप लेयर, टॉप लेयर नहीं बॉटम लेयर होता है। फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। तो हाँ, ये करेक्ट हो सकता है। ह्यूमिफिकेशन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस विच अंडरगोज माइक्रोबियल एक्शन एट वेरी फास्ट रेट। तो ये भी गलत है, वेरी स्लो रेट होता है। तो ये सारा एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, आप लेके करके पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। ये करेक्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।